तो दोस्त चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए रैपिड सेट नंबर 18 यानी कि 18वां सेट। आज दोस्त रैपिड सेट से 18वां सेट चल रहा है। ठीक है, ज्यादा नहीं सेट बचा हुआ है दोस्त। रैपिड सेट में अब कुछ ही सेट बचे हुए हैं। उसके बाद आपको क्या किया जाएगा कि रैपिड सेट को एंड किया जाएगा और एक बार हम फिर से हुंकार भरेंगे दोस्त साइंस में। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे हम लोग। तो पहले रैपिड सेट खत्म कर लेते हैं, फिर आराम से फिर हम एक बार पूरा जो है कवर करेंगे। एग्जाम से पहले ही खत्म कर देंगे रिवीजन करके, एक बार कस के हुंकार भरेंगे। ठीक है, एग्जाम तक के जो है दोस्त पूरा कंप्लीट कर लेना है हमें। साइंस पूरा कंप्लीट करके दोस्त 40 में 40 ठोक देना है एग्जाम में। अब की बार रिजल्ट गिराना ही है साइंस के दम पे, जान लीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो छोड़िए नहीं, बिल्कुल जुड़िए हमसे। सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो दोस्त कर लीजिए जो लोग नए हैं, क्योंकि अब फिर से एक बार हुंकार हम लोग भरने वाले हैं साइंस के लिए। तैयार रहिएगा आप लोग भी। चलिए अब इसमें क्या करते हैं आपको दिखा देते हैं कि 20 क्वेश्चन इसमें लेकर के आए आपके लिए रैपिड सेट से। और डेली इसी टाइम में हम आते ही हैं आपके लिए। ठीक है, टेस्ट भी फ्री में होता है, एलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए होता है। ठीक है, तो कैसे टेस्ट देना है ये आपको हम बता देंगे, तो बने रहिएगा। दिखाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं उस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपको हम बताते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा अंत तक के। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये चीजें कहा जा रहा है, तो उसका क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें क्या कहा जा रहा है कि वह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जिसके कारण क्या होता है कि तापमान टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, जबकि क्या होता है ना कि पदार्थ का अवस्था जो होता है वो परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, पदार्थ का क्या होता है कि अवस्था परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उसका टेम्परेचर जो होता है वो परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो किस कारण से नहीं होता है यही हमको जानना है। ठीक है, तो जान लीजिए, आपको बताते हैं दोस्त। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, गुप्त ऊष्मा। अब समझ लीजिए एक चीज को कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका द्रव है, द्रव से क्या होता है ना कि दोस्त मान लीजिए कि गैस बनता है, द्रव से गैस, तो अवस्था चेंज हुआ ना। द्रव से लिक्विड से क्या हो गया, गैस में, तो अवस्था चेंज हुआ। उसके दौरान जो अवस्था चेंज होता है ना, तो क्या होता है कि उससे जो दोस्त उसमें जो ऊष्मा इस्तेमाल किए जाते हैं उसके अंदर अवस्था का जो परिवर्तन होता है उसके अंदर बदलने के लिए, अवस्था को बदलने के लिए उसमें सारा लग जाता है। या उसके अंदर कहिए कि द्रव है तो उसको अणु को तोड़ने में जो आकर्षण बल लगता है, या आपको कहिए कि फ्यूजन करना होता है, उसमें लग जाता है। इसलिए हमें बाहरी रूप से क्या होता है ना कि हमें किसी भी तरह का जो है टेम्परेचर महसूस नहीं होता है। न तो उष्मा इसमें निकलता है, न तो उष्मा जो है इसमें अवशोषित होता है, इसलिए हमें उष्मा किसी भी प्रकार का महसूस नहीं होता है। और इसी को तो दोस्त हम क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा, जो अंदर ही अंदर काम करता है, हमें महसूस नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको पकड़ के रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन दिखाते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जब द्रव को तेजी से आप घुमाइए, द्रव को क्या कीजिए, तेजी से घुमाइए। तेजी से घूमने के बाद क्या होता है ना दोस्त कि भारी कण जो होता है वो नीचे चला जाता है, हल्का कण जो होता है वो ऊपर आ जाता है। मतलब संघनन कण नीचे, हल्का कण ऊपर आ जाता है। और कहता है कि इस सिद्धांत का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए घुमा करके पूछने वाला है क्वेश्चन। इसी तरह से आपको रेलवे में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जान लीजिए आपकी बार जो होगा एग्जाम ना दोस्त, जान लीजिए कि घुमा करके ही पूछा जाएगा, आपको आता हुआ रहेगा, शॉर्ट फॉर्म में नहीं पूछ देगा। अब ये नहीं कहेगा कि जो है किस सिद्धांत के तौर पर जो है दूध से मक्खन अलग किया जाता है, क्वेश्चन तो वही है, लेकिन जान लीजिए कि ये घुमा करके दिया गया है। तो जान लीजिए ये चीजें जो है, जब पानी को कस के घुमाते हैं तो उसमें भारी कण नीचे चला जाता है, हल्का कण ऊपर आ जाता है। उस वो जो काम करता है किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्त, सेंट्रीफ्यूजन के सिद्धांत पे काम करता है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर होगा, क्या सेंट्रीफ्यूजन के सिद्धांत पे करता है, ये फर्स्ट नंबर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब सेंट्रीफ्यूजन कहने का मतलब क्या होता है दोस्त, अपकेंद्रन करिए या अपकेंद्र बल जो लगता है सो, उसी के सिद्धांत पर तो हम लोग क्या करते हैं ना कि दूध से जो होता है क्या होता है, मक्खन निकाल लेते हैं। दूध से मक्खन, दूध को ऐसे ऐसे हिलाते हैं कस के, उसके बाद क्या होता है कि उसका पानी का डेंसिटी जो है बढ़ जाता है और उसका डेंसिटी हल्का हो जाता है ना मक्खन का, जिसकी वजह से ऊपर आ जाता है, उसको छान करके हटा लेते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, घुमा करके ऐसे ही पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है दोस्त, ये चीज कहा जाता है कि जब हाथ के बीच में गुब्बारे को रखिएगा, गुब्बारे को क्या कीजिएगा, दबाइएगा, तो उसका आकार क्या होगा कि परिवर्तन हो जाता है। वो किस कारण से होता है, आकार परिवर्तन क्यों हो जाता है, यही तो हमें जानना है। क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक गुब्बारा ले लिए, उसको जब दबाइएगा ना, दबाइएगा तो वो बीच से ही क्या होगा कि ऐसे उभार निकलना शुरू हो जाता है। जितना दबाइएगा उतना, ज्यादा लिमिट में दबा दीजिएगा तो बट से उड़ जाएगा, जान लीजिए। तो ज्यादा प्रेशर नहीं सह पाता है। तो अब जान लीजिए कि वो किस वजह से होता है। देखिए बैलून है, अगर एक तरफ से फोर्स लगाएंगे दूसरी तरफ से फोर्स नहीं लगाएंगे, एक तरफ चला जाएगा बैलून। अगर मान लीजिए इधर से फोर्स लगाया इधर नहीं लगाए तो इधर चला जाएगा बैलून।
इसलिए क्या करते हैं कि दोनों तरफ से समान इक्वली फोर्स लगाते हैं, संतुलन बल लगाते हैं, बैलेंस करके लगाते हैं। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे जो है उसका आकार जो परिवर्तन होता है, फिर जो है इसको छोड़ देते हैं, तब फिर वो अपने शेप में आ जाता है। तो किस वजह से दोस्त, संतुलन बल लगता है, बैलेंस बल लगता है, दोनों तरफ से लगता है बैलेंस। जितना इधर से लगाते हैं उतना इधर से लगाते हैं, तो बैलेंस करके बल लगाते हैं ना। तो ये संतुलित बल लगता है, जिस वजह से क्या होता है कि उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, गुब्बारे पर क्या होता है कि दोस्त संतुलित बल काम करता है, इसी वजह से क्या होता है कि उसके शेप में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा की ओर क्या होता है ना कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। बिल्कुल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल तो लगता ही है। अब ये चीजें कहा जा रहा है इसमें कि पृथ्वी जो है चंद्रमा को इस बल से आकर्षित करती है। किस बल से आकर्षित करती है? पृथ्वी चंद्रमा को इसी बल से आकर्षित करती है, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो चंद्रमा द्वारा लगाया गया बल जो है क्या होगा, या पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, जान लीजिए दोस्त। ये चीजें है, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पे लगता है, चंद्रमा और पृथ्वी पर। तो जान लीजिए कि पृथ्वी जितना गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा को खींचने में लगाता है, उतना ही बल जो है चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींचने में लगाता है। लेकिन अगर दोनों के गुरुत्वाकर्षण के मुताबिक अगर बात किया जाए तो पृथ्वी तो सबसे बड़ा है ना, तो इसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा। लेकिन बल जो लगता है वो दोनों पे समान बल लगता है, इक्वल बल लगता है। इसी वजह से क्या होता है ना कि चंद्रमा जो है उसके चारों ओर जो है घूमते रहता है, न तो चंद्रमा कब का जो है पृथ्वी पर आके गिर जाता है। अगर जिस दिन पृथ्वी का बल जो है आकर्षण बल चंद्रमा से ज्यादा हो जाएगा, उस दिन की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों समान बल लगा रहा है। ठीक है, एक मैग्नेट ले लीजिएगा, मैग्नेट से ये आपको कर सकते हैं कि जैसे ही मैग्नेट लगेगा समान फोर्स लगेगा कि मैग्नेट उसके चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। तो वही बात इसमें भी है, ध्यान रखिएगा। ये सेकंड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। चंद्रमा द्वारा लगाया गया बल जो होता है ना दोस्त, वो समान होता है पृथ्वी पर जो लगता है बल। जितना पृथ्वी लगाता है उतना ही चंद्रमा लगाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जाता है कि जैसे कि रेलवे पर एक आदमी है, रेलवे स्टेशन पर एक आदमी है, एक प्लेटफॉर्म से वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भारी सामान लेकर के जाता है। फिर भी क्या क्या है कहा जाता है, विज्ञान के तर्क में कहा जाता है कि कार्य जीरो हुआ है। ठीक है, आपका सामान एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेकर के गया, लेकिन वैज्ञानिक साइंस के फॉर्म में अगर कहे तो कहा जाता है कि वर्क जो है आपने जीरो किया है। अगर ऐसा कह दीजिएगा प्लेटफॉर्म पे कि आपने काम नहीं किया है, तो सोचिए क्या होगा, गर्दा छोड़ा देगा आदमी। जान लीजिए ये चीजें। लेकिन हम लोग साइंस के फॉर्म में कहते हैं कि चलो वर्क नहीं हुआ, जीरो वर्क हुआ। अब क्यों हुआ ये भी जान लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई कुली है, बता देते हैं। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको हम समझा देते हैं। इससे पहले भी हम आपको समझा रखे थे, लेकिन चलिए जो लोग नहीं समझे होंगे वो भी समझ लेंगे। इसमें आपका जो होगा दोस्त, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा क्या कि बल जो होता है वो विस्थापन के दिशा में क्या होता है कि लंबवत कार्य करता है। विस्थापन अगर जा रहा है इससे तो बल ऐसे गुरुत्व के विरुद्ध बल लगता है, तो उस पर 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, उस वजह से क्या होता है कि उसका कार्य जीरो होता है। कैसे होता है थोड़ा समझ लीजिए, बता देते हैं। जैसे कि ये कुली है, माथा पर सामान रखे हुआ है, कुली है, तो ये जाएगा क्या दोस्त, इधर जाएगा ना। मान लीजिए ये 36 दिशा में गया। ठीक है, ये 36 दिशा में गुरुत्वा बल के विरुद्ध क्या होगा कि इसके सर पे जो ये रखा हुआ है इसके नीचे फोर्स लगेगा। गुरुत्वा बल के विरुद्ध जो है क्या होगा, फोर्स लगेगा। इसके और इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा दोस्त, 90 डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल। और कार्य किसको कहते हैं, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। वेक्टर का साइन हटाएंगे तो W बराबर जो होगा F इंटू S इंटू cos थीटा होगा। और थीटा के जगह पर हम कितना रखेंगे दोस्त, 90 डिग्री रखेंगे। 90 डिग्री रखिएगा तो क्या हो जाएगा, cos W बराबर F इंटू S इंटू cos 90 डिग्री होगा। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जीरो, पता है हमको। तो ये जीरो होगा, जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कार्य जीरो आ जाएगा। इस वजह से साइंटिफिक अगर तौर तरीके से देखा जाए तो उसने क्या किया कि जीरो वर्क किया। भले ही एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक बोझ उठा करके गया हो, लेकिन साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो जीरो है। लेकिन हम लोग फिजिकली ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आपने कार्य नहीं किया है, नहीं तो वो कुछ और कार्य कर देगा हम लोगों को। जान लीजिए ये चीजें, तो ऐसे नहीं करना है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि उड़ते हुए पक्षी में कौन सा जो है रूप होता है, ये बताना है। ठीक है, जब पक्षी उड़ता है तो उसमें क्या होता है, उसमें देख लीजिए। पहला नंबर दोस्त कहा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा होता है। जो पक्षी उड़ रहा है उसमें गतिज ऊर्जा होता है, क्या ये होता है। दूसरा नंबर कहता है कि स्थितिज ऊर्जा होता है। तीसरा नंबर कहता है कि गतिज स्थितिज दोनों होता है। चौथा इसमें कह रहा है कि कह नहीं सकते हैं कि गतिज होगा कि स्थितिज होगा। बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं भाई, जान लीजिए।
कि पक्षी जो वो आकाश में उड़ता है, तो दोस्त उड़ते वक्त पक्षी में जान लीजिए कि स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होती है। कौन सा? गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। ये थर्ड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अब समझ लीजिए कि कैसे होगा, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको हम बताते हैं कि स्थितिज और गतिज कैसे होगा। जैसे पृथ्वी से जैसे ही चिड़िया ऊपर गई, वैसे वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, वो स्थितिज ऊर्जा में है, ठीक है। पृथ्वी से ऊपर स्थितिज ऊर्जा में है, जितना ऊपर जाएगी उतना ज्यादा उसका स्थितिज ऊर्जा होगा, जान लीजिए। तो जितना पृथ्वी से ऊपर गई उतना जो है स्थितिज ऊर्जा हुआ। स्थितिज ऊर्जा में रहते हुए भी आगे क्या करती है, वो बढ़ती चली जाती है। तो जब आगे बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा भी किया ना, तो वो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों करती है, ठीक है। मान लीजिए कि यह कहा जाता है कि किसी वस्तु को ऊपर से जब गिराते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? दोनों ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। यह सवाल आता है कि किस ऊर्जा का जो है अधिकतम मान होता है, तो उसमें गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, क्योंकि वो नीचे गिरता रहता है। और जितना गतिज ऊर्जा अधिक होता है उतना स्थितिज ऊर्जा कम होता है। और दोनों का जो है योग जो होता है क्या होता है कि बैलेंस बना रहता है, एक कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है। कुल ऊर्जा उसमें कोई कमी नहीं होती है। तो ये चीजें होता है। तो पक्षी जैसे ही ऊपर उड़ी स्थितिज ऊर्जा हो गया, और वहां से उड़ के आगे गई गतिज ऊर्जा हो गया। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है दोस्त कि मुख्य कहता आघात तरंग से पहले क्या होता है कि भूकंप विशिष्ट तरंगे क्या करती है ना दोस्त, की उत्पन्न करती है। जैसे भूकंप आने वाली होती है वैसी क्या होती है कि कुछ अजीब सी आवाजें आपको सुनाई देती होगी या न देती होगी, लेकिन कुछ जानवरों को सुनाई आवाजें देती है। तो वो जो साउंड होता है वो किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है, यही इसमें कहा जा रहा है, ठीक है। भूकंप आने से पहले किस प्रकार की साउंड उत्पन्न होती है ये कहा जा रहा है। तो पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर क्या कहा जा रहा है दोस्त? इंफ्रासोनिक साउंड, क्या ये उत्पन्न होती है? या दूसरा नंबर अल्ट्रासोनिक साउंड, ये उत्पन्न होती है? या श्रव्य साउंड, श्रव्य ध्वनि मतलब ये उत्पन्न होती है? या चौथा नंबर कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। दोस्त आखिर उत्पन्न कौन सी होती है? देखिए आपको हम बताते हैं कि जैसे भूकंप आता है वैसे क्या होता है कि एक वेव आता है, वेव आने का तरंग आता है, वो तरंग के साथ क्या होता है ना कि एक साउंड उत्पन्न करती है। वो जो साउंड होती है ना दोस्त, जान लीजिए कि इंफ्रासोनिक साउंड होती है। ये फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, इंफ्रासोनिक साउंड होती है। अब ये जान लीजिए कि इंफ्रासोनिक साउंड का मान कितना होता है तरंग दैर्ध्य में, कभी जान लीजिए। इंफ्रा मतलब इन मतलब कि जान लीजिए अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है मतलब 20,000 हर्ट्ज से कम होगा, 20 हर्ट्ज से कम होगा, सॉरी 20 हर्ट्ज से क्या होगा कि कम होता है, इंफ्रासोनिक होता है साउंड, ठीक है। उसे ही कुछ जानवर जो है सुन सकते हैं। अल्ट्रासोनिक क्या होता है? अल्ट्रा मतलब ज्यादा, अल्ट्रा मतलब ज्यादा। तो 20,000 से हर्ट्ज से ज्यादा जब होता है तो उसको अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। श्रव्य ध्वनि क्या होता है दोस्त? जिसको हम सुन सकते हैं, मानव सुन सकता है, जो बीच का होता है, ना 20,000 से ऊपर है ना 20 से नीचे, बीच का होता है, 20 से 20,000 के बीच जो मनुष्य उस ध्वनि को सुन सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछे जाते हैं दोस्त, हो सकता है कि पूछ दे कि ध्वनि का ही आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पूछ दे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक जो है रोग कहता है कि पोल्ट्री पक्षियों के कहता है कि अधिकतम जो है मृत्यु का कारण बनती है। जी हाँ, पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गी उर्गी पालते हैं ना लोग, उसका अधिकतम कारण इनमें से किसकी वजह से बनता है ये हमें बताना है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि पोल्ट्री फार्म में अधिकांश जो है मुर्गियां या पोल्ट्री फार्म के बत्तखे जान लीजिए, या जो भी पोल्ट्री फार्म में पाले जाते हैं उसमें अधिकांश जो पक्षियां होती है वो मरती किस वजह से, जान लीजिए। आपको बताते हैं कि दोस्त ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या दोस्त? एस्परगिलोसिस की वजह से। एस्परगिलोसिस की वजह से क्या होता है ना कि अधिकांश पक्षियां मर जाती हैं पोल्ट्री फार्म वाले। अब ये कहिएगा कि एस्परगिलोसिस आखिर होता क्या है, समझ लीजिए। एस्परगिलोसिस जो होता है दोस्त एक तरह का घाव होता है, ऊंड होता है, जो क्या होता है ना कि दोस्त उसके फेफड़े में होता है, और वो फेफड़ा में क्या होता है कि फैलता चला जाता है, जिस वजह से क्या होती है कि अधिकांश जो पोल्ट्री फार्म में जो पक्षी पाले जाते हैं, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे बत्तख हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो उसकी जान का खतरा, मृत्यु का खतरा जो सबसे कारण ज्यादा बनती है वही, ठीक है, एस्परगिलोसिस। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी निम्नलिखित झिल्लियों से जो है होती है, मतलब किस झिल्ली से ढकी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाती है। तो मस्तिष्क, ये मस्तिष्क पीछे होता है, जान लीजिए कि ये ब्रेन और ये रीढ़ दोनों का कनेक्शन बनता है, इसी को क्या कहते हैं ये हमें जानना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हम बताते हैं कि दोस्त उसे जो कहते हैं, ये ब्रेन और मस्तिष्क से जो कनेक्शन होता है रीढ़ का,
उसको जो कहते हैं मेनिंजिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजिस। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, मेनिंजिस। मेनिंजिस किस तरह का होता है आप जान लीजिए। ये चीज आपको दिखा देते हैं, दो अंगूठे जोड़ दीजिए, उस तरह के आकार का जो है मेनिंजिस होता है। दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, ये रीढ़ का आकार जो दिख रहा है ना, दो अंगूठे को जोड़िए तो दो अंगूठा का एक जो पेयर बनता है, उसी आकार का क्या होता है कि ये जो है क्या होता है कि मेनिंजिस होता है, जो रीढ़ की हड्डी और ये मस्तिष्क के दोनों को जोड़ने का काम करता है। यही क्या करता है ना दोस्त कि जान लीजिए कि ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को सहारा प्रदान करता है। अगर ये ना रहे तो फिर जान लीजिए कि गया गया, ठीक है। और इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला नंबर कहता है कि जब डॉट को कीटनाशी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो फिर किसका पैटर्न जो है बिगड़ जाता है। देखिए, कीटनाशी के रूप में हम लोग खेतों में इस्तेमाल करेंगे तो जान लीजिए किसका पैटर्न बिगड़ जाएगा दोस्त, केचुए का पैटर्न बिगड़ जाता है। ध्यान रखिएगा, अर्थवॉर्म का। ये फर्स्ट नंबर। ज्यादा मात्रा में अगर आप जो है क्या कीजिएगा कि डॉट कीटनाशी जो भी होता है, जो भी कीटनाशी का यूज कीजिएगा, उससे क्या होता है कि अर्थवॉर्म पे क्या होता है ना दोस्त, केचुए पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए जहां तक हो सके दोस्त आप जो है जैविक खाद का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ये जो है केमिकल वाले का नहीं, तो इससे क्या होता है कीटनाशी से ज्यादा इफेक्ट अर्थवॉर्म को पड़ता है, ठीक है। जो जिसकी वजह से क्या होता है ना दोस्त, आप लोगों का फसल भी ढंग से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जहां तक हो सके जैविक तरीके से इस्तेमाल कीजिए, जैसे गोबर उबर हो गया, कचरा बचरा हो गया, वो सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जाता है कि सिगरेट के धुएं का, कहता है कि सिगरेट के धुएं का प्रमुख जो है प्रदूषक क्या होता है। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है। सिगरेट बहुत लोग जो है पीते हैं और गलत बात है, पीना नहीं चाहिए। आपको हम बताते हैं कि सिगरेट के प्रदूषक के रूप में जो होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा प्रदूषक के रूप में बता रहे हैं। प्रदूषक के रूप में जो होता है दोस्त, ये जान लीजिए, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर होगा। क्या? डाइऑक्सिन और बेंजीन। ये तो दो चीजें होता है प्रदूषक के रूप में सबसे ज्यादा होता है। वैसे अब जान लीजिए कि सिगरेट में जो होता है H2S हाइड्रोजन सल्फेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है सिगरेट में। मतलब एक सिगरेट का आप ले लेते हैं तो उसमें 85 माइक्रोग्राम जो है आपका H2S यानी हाइड्रोजन सल्फेट की मात्रा होता है, जो शरीर को काफी नुकसानदायक बनाता है। तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिगरेट के पैकेट पे खुद लिखा होता है सिगरेट इज इंजूरियस फॉर द हेल्थ, ऐसे करके, तो मतलब मत पी लीजिए। वहां पे खुद यह इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, अलर्ट लिखा हुआ है, तो मत इस्तेमाल कीजिए, गलत चीज है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि धूम कोहरा और जो है कहता है कि धूम कोहरा कहता है कि मौजूद आंखों में कहता है कि जलन पैदा करता है। तो जलन पैदा करने वाले शक्तिशाली द्रव कौन सा होता है, यही हमको जानना है। जान लीजिए, जैसे कि अभी ठंड का मौसम आ रहा है ना, तो ठंड के मौसम में जैसे कि हम अभी दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली के समय में क्या होता है ना कि कोहरा हो जाता है, धूम कोहरा हो जाता है। अब बाहर जैसे ही निकलते हैं ना ऑफिस के लिए, ड्यूटी उटी के लिए, तो दोस्त क्या होता है कि आंखों में काफी जलन होने लगता है, ठीक है। अभी चलेगा, जैसे कि अभी नवंबर आ रहा है, नवंबर के बाद तक के जनवरी फरवरी तक के जो है ऐसा स्थिति बना हुआ रहेगा कि आंखों में जलन होता रहेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती है हम लोगों को भी बाहर निकलना, तो बाहर कम ही निकलते हैं। सन ग्लास जो होता है ना, उस तरह का ग्लास लगा करके निकलते हैं ताकि जो धूम कोहरा हो आंखों में ना जा सके, तो हम लोग उससे बचे। और जो है स्पेशल क्या करते हैं ना कि दोस्त, वो क्या होता है ना कि आई प्रोटेक्टिव जो होता है, डॉक्टरों से सजेस्ट पे क्या करते हैं कि हम लोग जो है दवा लेकर के उसको रखते रहते हैं, ठीक है। तो जान लीजिए कि अब तो हम इस पे जान लेते हैं कि आंखों में वो जो जलन पैदा होती है धूम कोहरा में, वो किस वजह से होती है, ये हमें जानना है। उसमें कौन सा द्रव्य होता है, ये जानना है, शक्तिशाली द्रव्य। जान लीजिए दोस्त, आपको बताते हैं कि ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या दोस्त? परऑक्सी एसिटल जो है नाइट्रेट, ये क्या होता है ना कि दोस्त धूम कोहरा में मौजूद होता है, और इसी के वजह से क्या होता है ना कि आंखों में जलन महसूस होती रहती है, ठीक है। अभी जैसे कि देखिएगा ठंड के मौसम आ रहा है, तो एयर इंडेक्स क्वालिटी जो होता है, AIQ जो होता है दोस्त, यहाँ पे दिल्ली में 800 पार हो जाता है, जो बहुत खतरनाक होता है, जहरीली आवाज जिसको कहते हैं। AIQ की उतनी वैल्यू चली जाती है, जबकि अब गांव में देखिएगा तो नॉर्मल जो है अभी के समय में तो 200 बहुत हो गया। ऐसे भी अभी दिल्ली में अगर है तो यहाँ पे एयर इंडेक्स क्वालिटी जो है अभी 300 पार हो चुका है। तो समझिए 300 पार हो चुका है तो कितना खतरनाक होगा। उस समय धूम कोहरा जब लगती है तो दोस्त उस समय एयर इंडेक्स क्वालिटी 800 पार हो जाती है, जो काफी खराब होती है, ठीक है। तो ये चीजें है आपको बता दिए हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जाता है कि समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने के बाद
क्षय होने के बाद कहता है कि अंतिम रूप से वो किस में बदल जाता है। ठीक है, जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उसको क्या होता है ना कि विघटित होना, मतलब कि क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने के बाद, क्षय होना मतलब क्या, विघटित हो जाना। विघटित होने के बाद अंत में जो उसका अवशेष होता है वो किस रूप में बदल जाता है, यही इसमें कहा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं दोस्त, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। सीसा, कांच परमाणु में क्या होता है कि बदल जाता है। ठीक है, जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है वो विघटित होने के बाद। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के न्यूक्लियस से जान लीजिए कि कौन कौन सा रे निकलता है, अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों रे निकलता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं सवाल, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कैंसर के उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कैंसर के उपचार के लिए ये जो उत्कृष्ट गैस है दोस्त, ये रेडॉन है। रेडॉन उत्कृष्ट गैस का इस्तेमाल जो हम लोग कहां करते हैं, कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, तो भूलना नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, ये हमें बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग गलती कर देते हैं इसमें कि नहीं बता पाते हैं। आपको जान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा नाम होता है जिसे HCl हम लोग कहते हैं ना, हम लोग पेट में खाना पचाने में ये काम करता है ना HCl, तो उसका दूसरा नाम क्या है ये जान लीजिए दोस्त। उसका दूसरा नाम जो है म्यूरेटिक एसिड है। क्या है, म्यूरेटिक एसिड। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, म्यूरेटिक एसिड। अब जान लीजिए इसका भी एक और नाम है, सिर्फ म्यूरेटिक एसिड रट करके मत छोड़ दीजिएगा, दूसरा नाम नोट कर लीजिएगा दोस्त, स्पिरिट ऑफ साल्ट बोला जाता है इसे, स्पिरिट ऑफ साल्ट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दो नाम होता है, कि म्यूरेटिक एसिड हो गया, एक आपका बता दिए स्पिरिट ऑफ साल्ट। तो ये दो नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, काफी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कि यहां क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये कह रहा है इसमें कि बढ़ते हुए पौधे में निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। जी हाँ, अगर कोई पौधा है, अगर विकास कर रहा है, तो विकास करने में सबसे ज्यादा किस तत्व की सबसे अधिक जो है जरूरत पड़ती है इसमें, पौधे के विकास में, जान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो लोहा का जरूरत नहीं पड़ता है, पड़ता किसका है, जान लीजिए कि ये नाइट्रोजन का। जब भी कोई पौधा विकास करता है, चाहे वो उसका तना विकास करे, चाहे पौधा खुद विकास करे, उसके विकास के हर अंग के विकास के लिए नाइट्रोजन की मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन अगर ना हो तो पौधे का विकास पॉसिबल नहीं होता है, जान लीजिए ये चीजें। तो ये नाइट्रोजन आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा। अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि पौधे में अगर जरूरत से ज्यादा अगर नाइट्रोजन की मात्रा होगा ही ना, तो जान लीजिए कि वो फल फूल देना भी जो है मुश्किल हो जाता है, फल फूल भी नहीं दे पाते हैं। तो फल फूल देने में क्या होता है कि दिक्कतें आ जाती है ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, वृद्धि में वैसे नाइट्रोजन की जरूरत होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिराफ की गर्दन का लंबा होना जो है किस सिद्धांत को व्यक्त करता है। ठीक है, जिराफ का लंबा होना, तो जान लीजिए जिराफ का जो लंबा होना है वो किस सिद्धांत के तहत कहा गया था, किसने कहा गया था, ये भी जान लीजिए, लैमार्कवाद। लैमार्कवाद के सिद्धांत में कहा गया था, जान लीजिए, ये आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, लैमार्कवाद का सिद्धांत। लैमार्क साहब जो थे वो बताया था, उन्होंने क्या बताया था कि पहले जिराफ जो थे उनका गर्दन लंबा नहीं था, वो पहले छोटे ही थे, लेकिन पेड़ पौधे लंबा थे। लेकिन उन्हें जिराफ क्या था कि शाकाहारी था, तो उसे पत्ते खाने थे, तो गर्दन ऊंचा कर करके क्या कर रहे थे कि पत्ते को खा रहे थे, जिसकी वजह से आज के समय में जिराफ का गर्दन लंबा हो गया है। ठीक है, लेकिन अब जैसे समय बीता है वैसे ही क्या हुआ है कि लैमार्कवाद का सिद्धांत गलत ठहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नहीं, लैमार्क साहब गलत थे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता तो सिर्फ जो है आप जान लीजिए कि जिराफ का ही गर्दन लंबा क्यों होता, ऐसे में बहुत सारे जो है शाकाहारी जंतु है, उनका भी तो गर्दन लंबा होना चाहिए ना, तो फिर जिराफ का ही क्यों हुआ। तो जान लीजिए कि इसमें जो है डार्विन साहब जो आए तो वो बोले कि ऐसा नहीं है, वो ठीक है पौधे खाते थे और शाकाहारी थे, जिसकी वजह से क्या थे कि जिराफ तंदुरुस्त रहते थे, स्वस्थ रहते थे पत्ते खा करके। ऐसा नहीं है कि जो है पौधे को खाने के चक्कर में उनका गर्दन लंबा हो गया, तो ये चीजें गलत है। ठीक है, तो इसलिए लैमार्कवाद का सिद्धांत जो है गलत ठहराया जा रहा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्त। अगला नंबर ये चीजें कहा जा रहा है कि मेंडल ने कितने नियमों का जो है प्रतिपादन किया था। जी हाँ, मेंडल को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मेंडल साहब ने मटर पे प्रयोग किया था, बौने छोटे पौधे पर जो है क्या किया था, उन्होंने प्रयोग किया था। तो उन्होंने जो है कितने नियमों को जो है प्रतिपादित किया था, यही हमको जानना है। तो जान लीजिएगा दोस्त, उन्होंने जो है 3 नियमों को प्रतिपादित किया था।
कितने नियम को? 3 नियम को प्रतिपादित किया था। कौन कौन सा नियम था जान लीजिए, ये चीजें कभी कभी पूछ देगा। पहला जो था दोस्त ये प्रभु तत्व का नियम था, प्रभु तत्व का नियम। दूसरा नंबर जान लीजिए, दूसरा नंबर था पृथक्करण का नियम था। तीसरा नियम जान लीजिए कि स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम था। ये 3 नियम जो है मेंडल साहब ने दिया था अपने मेंडल मटर के पौधे पे जो जिसमें रिसर्च कर रहे थे उस समय। तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है? जी हाँ, फादर ऑफ जीन थेरेपी किसे कहा जाता है ये हमें जानना है। जान लीजिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन थेरेपी का दोस्त जो पिता कहा जाता है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर होगा। क्या? विलियम एफ एंडरसन साहब को। विलियम एफ एंडरसन साहब को। एफ एंडरसन साहब कहने का मतलब क्या? फ्रेंच। विलियम फ्रेंच एंडरसन साहब को जान लीजिए कि उन्हें जीन थेरेपी के पिता कहा जाता है। अब जान लीजिए कि जीन थेरेपी आखिर होता क्या है। जैसे थेरेपी जानते होइएगा ना, थेरेपी में क्या होता है आपको हम बताते हैं कि उसमें न तो चीर फाड़ से इलाज किया जाता है न तो दवा से इलाज किया जाता है। बिना चीर फाड़ बिना दवा के क्या होता है कि उसमें थेरेपी किया जाता है। थेरेपी में होता क्या है कि जीन के साथ जो है छेड़छाड़ करके उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है, तो वो जीन थेरेपी होता है। सबसे पहले इन्हें ने विलियम फ्रेंच एंडरसन साहब ने ही जीन थेरेपी किया था। जान लीजिए कि ये कब किया था? 1990 में। सबसे पहले 4 साल की एक छोटी सी लड़की थी, उसी के जीन के साथ इन्होंने जीन थेरेपी किया था। जान लीजिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो भूलिएगा नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं दोस्त। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका रैपिड सेट का। 20 ही क्वेश्चन था और टेस्ट में दोस्त 25 क्वेश्चन रहता है, तो टेस्ट भी दे लीजिएगा। आज रात 11 बजे तक के टेस्ट क्या है कि एक्टिव है। इस टेस्ट को देने के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ERCB सर के नाम से प्ले स्टोर से मिल जाएगा आपको, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहीं पे फ्री में टेस्ट होता है LP और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। जान लीजिए ये चीजें, ठीक है, बिल्कुल फ्री में होता है। दीजिए टेस्ट, हम तो यही कहते हैं अभी टेस्ट देने का मौका है, अभी देते रहिए। फ्री में कोई नहीं कराता है, हम आपको फ्री में दे रहे हैं ये चीजें। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, यहां से आप जो है टेस्ट दे लीजिएगा। उसका स्कोर कार्ड हम कल आपको दिखा देंगे, कल हम स्कोर कार्ड लेकर के आएंगे, आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो फटाफट इसको इंस्टॉल कीजिए। अगर किसी भी तरह की समस्या होगी टेस्ट देने में या इंस्टॉल करने में या किसी भी तरह की, दोस्त यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। इस हेल्पलाइन नंबर पे क्या कीजिएगा ना कि हमें कॉल या मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, हम आपकी मदद कर देंगे कि कैसे टेस्ट देना है, नहीं देना है। सबका कॉल रिसीव करते हैं, सबको हेल्प करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन रखिएगा। कहा जा रहा है कि नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है, नाइट्रीकरण का अर्थ क्या होता है, जान लीजिए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। नाइट्रीकरण का अर्थ क्या होता है जान लीजिए। नाइट्रीकरण का अर्थ ये चीजें होता है ना कि अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना, अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण होना। ये क्या होता है ना कि आपका ये नाइट्रीकरण होता है, ठीक है, भूल भी जाते हैं, ये नाइट्रीकरण होता है, ठीक है। अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रीकरण होता है। अब जान लीजिए कि नाइट्रीकरण जो होता है वो अमोनिया से डायरेक्ट नाइट्रेट में नहीं बदलता है। जान लीजिए ये चीजें, पहले अमोनिया होता है तब पहले अमोनिया क्या करता है कि अमोनिया जो होता है वो नाइट्रेट में बदलता है। किसमें? नाइट्रेट में। फिर नाइट्रेट नाइट्राइट में बदलता है, ठीक है। तो ये चीजें है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि ये 4th नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा, ठीक है। तो दोस्त ये था अपना 20 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फटाफट क्या कीजिए कि एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कीजिए, जाकर के टेस्ट दीजिए LP और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, ठीक है। देर मत कीजिए। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त, कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि अब हम लोग हुंकार भरने वाले हैं इस रैपिड सेट के साथ। तो हम लोगों से जुड़िए, क्योंकि हम कंप्लीट करा देंगे आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले। आप तो ध्यान ही रखिए 40 नंबर आपको कंप्लीट करा देंगे, बिल्कुल, ठीक है। अगर जिन लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ा है उनको भी दोबारा पढ़ने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले दिन। जो टेस्ट लोग दिए हैं उस टेस्ट के सेट के साथ प्लस स्कोर कार्ड हम लेकर के आएंगे और दिखाएंगे कि कितना किसने नंबर लेकर के आया है, ठीक है। तब तक हमें भी इजाजत दीजिए और अभी जाकर के मन लगा के पढ़िए। तब तक जय हिंद दोस्तों।